Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the different types of board committees. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चूंकि बोर्ड के पास टाइम कम होता है तो वो डिफरेंट कमेटीज बनाते हैं। इसी तरह सिर्फ ये नहीं कि टाइम की कमी की वजह से बोर्ड को कमेटी बनाने पड़ते हैं, कुछ लॉ और रेगुलेशंस के मुताबिक भी बोर्ड को कमेटीज बनाने पड़ते हैं। तो आज हम उन कमेटीज को लिस्ट करेंगे और देखते हैं कि किस कमेटी का क्या रोल है बोर्ड में। तो यहाँ कुछ टाइप्स हैं कमेटीज के। ऑडिट कमेटी सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि ऑडिट कमेटी बाय लॉ भी इम्पोर्टेंट है और बाय बाय द जॉब they are assigned to do is again the audit committee is the most important committee in a company. इसी तरह कंप्लायंस कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है, रेम्यूनरेशन कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एडहॉक कमेटी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपनीज के पास ये कमेटीज़ हों। मैं जैसा कि पहले कह रहा था कि कुछ कमेटीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और कुछ कमेटीज़ हैं बाई चॉइस हैं। तो कुछ ऐसे कमेटीज़ हैं जो कंपनीज को हर हाल में बनाने पड़ते हैं और कुछ कमेटीज़ ऐसे हैं जो कंपनी चाहें तो बनाएं और ना चाहें तो ना बनाएं। तो हम हर कमेटी को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ऑडिट कमेटी की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि वो कंपनी के बोर्ड का आंख और कान है, आल्दो कि उनका ब्रेन नहीं है। वो इनपुट दे सकते हैं डिफरेंट मामलात में, डिफरेंट इश्यूज में, लेकिन वो बहुत ही नज़र रखते हैं ज़्यादा मैनेजमेंट पे, इंटरनल ऑडिटर पे, एक्सटर्नल ऑडिटर पे। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँ, ये 2 3 4 मिलते जुलते नाम हैं। मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। जैसा कि इंटरनल ऑडिटर है और इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिटर है और एक्सटर्नल ऑडिट है, और फिर ऑडिट कमेटी है। तो बेसिकली होता यह है कि हर कंपनी में एक इंटरनल ऑडिटर होता है। वो कुछ लोग बनते हैं जो कि इंटरनल ऑडिटर होते हैं। बेसिकली वो इंटरनल ऑडिट करते रहते हैं कंपनी का, और फिर कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर आपने हायर करने होते हैं, और वो एक्सटर्नल ऑडिटर आके कंपनी की ऑडिटिंग करते हैं। और उनके ऊपर एक ऑडिट कमेटी है कंपनी के पास, जो इन दोनों के फंक्शनैलिटीज को देखती है और वक्तन फवक्तन अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती रहती है। तो इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑडिट कमेटी को, न तो इंटरनल ऑडिटर को, ना एक्सटर्नल ऑडिटर को, ना उनके ऑडिट रिपोर्ट्स को। हाँ, समहाउ उनकी डिस्कशन बीच में आएगी, आपको क्लियर होता चला जाएगा कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि वो उनके कंपनी के और बोर्ड की स्पेसिफिकली उनके आंख और कान है। वो सुनती है और देखती है और उनको बताती है, कन्वे करती है कि ये चल रहा है कंपनी के अंदर और ये मामलात हो रहे हैं। तो बोर्ड को इन्फॉर्म्ड भी रखती है, और बोर्ड और मैनेजमेंट और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर, तो एक तरफ सिर्फ बोर्ड है, एक तरफ मैनेजमेंट है, इंटरनल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है। तो इन तीनों और बोर्ड के दरमियान ये ब्रिज का काम करती है। सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचाती है। इसको आगे भी चल के हम डिस्कस करेंगे कि इसकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंट होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ताकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वेल इन्फॉर्म्ड रखे। तो जैसा कि यहाँ कहा गया है, मोस्ट कंट्री रिक्वायर टू फॉर्म एन ऑडिट कमेटी। Audit committee normally have 3 to 4 members, but there is a requirement that all the member must be non-executive or independent non-executive director or independent director. So it is prohibited to have executive directors. एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए ऑडिट कमेटी में। ऑडिट कमेटी में या तो नॉन एग्जेक्टिव होने चाहिए, या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, या इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होनी चाहिए। ये डिस्कशन हम डिटेल में पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर किसी को इसकी ये क्लियर नहीं है तो वो पिछले वीडियोस देख सकता है डायरेक्टर से रिलेटेड के इंडिपेंडेंट कौन से हैं, नॉन एग्जेक्टिव कौन से हैं, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर कौन से हैं। बहरहाल इनमें से कोई हो सकता है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं हो सकते ऑडिट कमेटी में। चेयरमैन ऑफ कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, जैसा कि स्पेसिफिकली कहा गया है, और इस बात को आगे क्लियर किया गया है। जैसा कि हमने कहा कि इंडिपेंडेंट नॉन एग्जेक्टिव हूँ, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हूँ, तो चेयरमैन तो होता ही इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक पोजीशन है, कंपनी का चेयरमैन है। आल्दो कि नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसकी वजह से वो उनके साथ ताल्लुकात बन जाते हैं। तो चेयरमैन ऑफ कंपनी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी।
चेयरमैन ऑफ कमेटी मस्ट बी NINEDs। जैसा कि पहले ऊपर हमने कहा है कि मेंबर तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो इन तीनों फॉर्म में से चेयरमैन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, और नॉन एग्जीक्यूटिव हो, कंपनी के डे टू डे मामलात में इन्वॉल्व ना हो, कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय ना हो, तो वो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी बन सकता है। वन फाइनेंशियल एक्सपर्ट नाइदर एग्जेक्टिव नॉर पेड एम्प्लॉय। तो इस कमेटी में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल मामलात पे बेसिकली नजर रख रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि कंपनी में फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो ही ना, जिसकी क्वालिफिकेशन ना हो, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो इस कमेटी में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का होना जरूरी है, वो एग्जेक्टिव भी ना हो और पेड एम्प्लॉय भी ना हो, ताकि इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। इस कमेटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंस। ये कंपनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये कमेटी। अगर ये कमेटी इंडिपेंडेंट नहीं है तो इट हैज नो रोल। कैन गेट आउटसाइड प्रोफेशनल, जब इनको जरूरत पड़ सकती है तो ये बाहर से प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं किसी भी इशू में। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ चलते हैं। इस कमेटी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज में जो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। वो उनको ओवरसाइट करे, वो देखे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर हैं, प्रॉपरली रिपोर्ट हो रहे हैं, वेल इन टाइम हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहे हैं, अकाउंटिंग रेगुलेशंस और अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा रहा है। और उसके बाद इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लाइजान करें एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरसाइट के बाद, कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर हो रही है, वेल इन टाइम हो रही है, सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। तो इनको लाइजान भी करना है एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ। इनफैक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन है, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे इंटरनल ऑडिटर की हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हो, वो थ्रू दिस कमेटी होनी चाहिए। वो इस कमेटी को लूप में रखना बहुत लाजमी है। अगर इस कमेटी को लूप में नहीं रखेंगे तो इंफॉर्मेशन का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। और एक तो ये है, और दूसरा ये है कि मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन न करें, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर कंप्रोमाइज होती है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो भी कम्युनिकेशन करें वो थ्रू दिस कमेटी करें विद मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिटर। तो हर मामलात पे लाइजान करना, आगे हम चल के पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट लेटर है या जो भी रिपोर्ट है वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ ये कमेटी लाइजान करेगी। बहरहाल मेन पॉइंट है कि लाइजान विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स। इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो ये इंश्योर करना है इन्होंने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस कर रहे हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस कमेटी की कि मैनेजमेंट पे आंख नजर रखे कि वो किसी तरह के मिस मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं। मॉनिटरिंग द इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, वो भी यही है कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस जितना भी है, फाइनेंशियल का है, अकाउंटिंग का है, बाकी जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम को मॉनिटर करना कि इंटरनली सारे प्रोसेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ओवरसाइट द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किस किस्म के रिस्क मैनेजमेंट हैं, क्या मतलब जिस तरह के आग की सूरत में और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए जिस तरह के डेरिवेटिव्स में जाना होता है, हेजिंग पॉलिसीज अपनाने होते हैं, उन सारी प्रोसेसेस को ओवरसाइट करना इस ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ऑडिट कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं कि उनको कैसे काम करना है। डिटरमाइन सूटेबल मेजर टू प्रोटेक्ट द एसेट्स, ऐसे सूटेबल मेजर डिटरमाइन करने हैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाई लॉ भी इनको ये करना होता है कि वो मेक श्योर करें कि एसेट्स जो कंपनी के हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। रिव्यू ऑल द पीरियाडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर प्रेजेंटिंग टू द बोर्ड। पीरियाडिक स्टेटमेंट होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, सेमी एनुअली होते हैं, फिर एनुअली होते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको प्रॉपरली साइन करते हैं। तो ये कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर प्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट्स टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। This committee must make sure the proper review of all these financial statements, that everything is properly recorded and it's as per
लॉ। उसके बाद फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ऑडिट इन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन। नॉर्मली जिस तरह ऑब्जर्वेशन आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स की तरफ से, उन उन ऑब्जर्वेशंस को एक तो कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट के साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, और उसको डिस्कस करना है, उन ऑब्जर्वेशंस को समझना है, और उन ऑब्जर्वेशन को आंसर करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स को, एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट को फैसिलिटेट करना है ताकि उन ऑब्जर्वेशंस को कंपनी के लेवल पे मीट किया जा सके और उन ऑब्जर्वेशंस को आंसर किया जा सके। तो ये पूरी फैसिलिटेशन के क्या ऑब्जर्वेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफाई रिपोर्ट क्या है, और उस रिपोर्ट में क्या क्या ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं, मैनेजमेंट का क्या रोल है, इंटरनल ऑडिटर का क्या रोल है, इंटरनल ऑडिटर में ये ऑडिट में ये गलती हुई है या नहीं हुई है, तो अब इसको कैसे रिमूव किया जाए, कैसे इस रिपोर्ट को प्रॉपर बनाया जाए। तो ये सारी फैसिलिटेशन ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असेसमेंट टू मैनेजमेंट लेटर एंड इट्स रेस्पॉन्स। मैनेजमेंट लेटर नॉर्मली जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो एक मैनेजमेंट लेटर इशू करते हैं, फिर उसमें वो एक रैंक देते हैं कि ये क्वालिफाई है, ये अनक्वालिफाइड है, या इस तरह की वर्डिंग होती है। उसमें मेनली वो लेटर मैनेजमेंट लेटर इसलिए कहता है क्योंकि वो मैनेजमेंट के नाम पे इशू किया जाता है और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को उसमें एवेल्युएट किया होता है कि इन्होंने इन रूल्स एंड रेगुलेशन को किस तरह से इन डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्ट किया है। तो उसको असेस करना उस लेटर को, और उस लेटर का रिस्पांस जो मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल ऑडिटर को दिया है उसको भी असेस करना। और ये सारी कम्युनिकेशन जो कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस ऑडिट कमेटी के थ्रू होती है। लेटर्स वाया ऑडिट कमेटी, इवन जिस तरह अगर ईमेल में है तो सीसी में होना चाहिए, और फिर मैनेजमेंट उसका रिस्पांस तैयार करके इस कमेटी उसको असेस करे और फिर कमेटी को लूप में रख के उसका रेस्पॉन्स देना चाहिए। इंश्योर कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये टर्म ऑफ रेफरेंस है तो टर्म ऑफ रेफरेंस में ये जरूरी है कि जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इंटरनल और ऑडिटर के दरमियान, उसमें ये ऑडिट कमेटी इन्वॉल्व हो और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है। इंटरनल ऑडिटर जो हैं अगर वो मैनेजमेंट के साथ मिल जाते हैं तो इंटरनल ऑडिटिंग होती नहीं है। जब इंटरनल ऑडिटिंग नहीं होगी तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स बहुत ज्यादा फ्लॉज निकालेंगे। तो इसलिए इंटरनल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट हों और वो पूरी ऑडिट, बेसिकली इनका काम इंटरनल ऑडिटर का ये होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट से पहले इंटरनल ऑडिट किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि ये जितनी भी रिपोर्टिंग है वो परफेक्ट है, प्रॉपर है, एज पर लॉ है, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर को मसला नहीं होगा। तो नॉर्मली एक्सटर्नल ऑडिटर का काम बहुत सीधा किया हुआ होता है इंटरनल ऑडिटर्स ने, लेकिन अगर इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो रिपोर्ट्स में बहुत फ्लॉज आएंगे। कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर नॉर्मली इंटरनल ऑडिट करते हैं और अगर इंटरनल ऑडिट में कुछ सिग्निफिकेंट आउटकम आता है तो उसको भी कंसीडर करना इस ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके टीआरओज में है, टर्म ऑफ रेफरेंस में है कि वो मेक श्योर करे कि अगर कोई सिग्निफिकेंट आउटकम है तो उसको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीएसी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और उसके बाद रिपोर्ट्स की। तो इंटरनल कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। वो इंश्योर करें कि आपके अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स और आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स प्रॉपर हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल, इसमें इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी मीन इंटरनल कंट्रोल, अकाउंट एसी स्ट्रक मीन अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये सब इंश्योर करे कि ये इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल है, इफेक्टिवनेस अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इफेक्टिवनेस रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये उनके टीआरओज में आता है। तो उसके बाद रिव्यूइंग द कंपनी स्टेटमेंट्स बिफोर प्रेजेंटिंग टू बोर्ड, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये टीआरओज में भी है, टर्म ऑफ रेफरेंस में भी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय लॉ, और उसमें मेंशन है कि रिव्यूइंग द कंपनी स्टेटमेंट बिफोर प्रेजेंटिंग टू द बोर्ड, इनको स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना इनकी टीआरओज में है। कंसिडरेशन ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्रोजेक्ट अगर कोई आए हैं तो उनको कंसिडर करना और उसमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस को और प्रॉपर उनकी परफॉर्मेंस को देख के उनको एवेलुएट करके अगर वो प्रोजेक्ट्स करेक्ट हैं तो उनको पास थ्रू करना, उन पे एतराज न करना। अगर कोई इशू है
तो रिपोर्ट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि इस प्रोजेक्ट में ये मसला है। पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशन विद एक्सटर्नल पार्टीज, जैसा कि पहले भी मेंशन किया है, तो जितनी भी नेगोशिएशन हो एक्सटर्नल बॉडी के साथ उनमें पार्टिसिपेट करना इनका ज़रूरी है ताकि ये इन लूप रहें। स्पेसिफाइंग कंप्लायंस पॉलिसीज, कंप्लायंस पॉलिसीज को देखना और उनको स्पेसिफाई करना। बहुत ज़्यादा पॉलिसीज होते हैं, जिस तरह सीजी के रिक्वायरमेंट है, सीजी की पॉलिसीज हैं और डिस्क्लोजर्स करने हैं और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और सारे के सारे पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस को स्पेसिफाई करना और उनको मेक श्योर करना मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी के टीआरओज में शामिल है। मैनेजिंग द कंप्लायंस विद बेस्ट सीजी प्रैक्टिस, उसको मैनेज करना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेस्ट प्रैक्टिस के साथ कंप्लायंस है या नहीं है, इसकी एक रिपोर्ट भी बनती है, उस रिपोर्ट को भी मेक श्योर करना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाईलाइटिंग एनी मेजर वायलेशन ऑब्जर्व्ड, अगर कोई मेजर वायलेशन ऑब्जर्व हुआ है तो उसको प्रॉपरली हाईलाइट करना और उसको रेक्टिफाई करना इनके टीआरओज में शामिल है। तो उसके बाद है नेचर ऑफ ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी को जो नेचर है वो तो हमें ऐसे लग रहा है, देखो कि सारे काम ऑडिट कमेटी को कर रहे होते हैं। वो इंटरनल ऑडिटर को मेक श्योर करता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रही है, एक्सटर्नल ऑडिटर प्रॉपरली काम कर रहे हैं और इन सब के दरमियान कम्युनिकेशन करना और इनसे इंफॉर्मेशन लेके कंपनी की परफॉर्मेंस की सिचुएशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ शेयर करना। तो ऐसे लगता है कि हर तरफ ऑडिट कमेटी ही है, लेकिन इतनी ज़ाहिरी इम्पोर्टेंस के बावजूद, इतनी ज़ाहिरी इम्पोर्टेंस के बावजूद ये कोई एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है, इसका कोई एग्जेक्टिव रोल नहीं है, इसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अप्रूव करे या किसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिफाइन करे। और उसके पास मैनेजमेंट, ये ऐसे पॉलिसीज़ मैनेजमेंट बनाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन पॉलिसीज़ को अप्रूव करते हैं बेसिकली। तो मैनेजमेंट बनाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, तो कमेटी का क्या रोल है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि कमेटी सिर्फ सजेशन देती है, देखती है कि ये चीज़ ठीक है, अगर ठीक है तो ओके, अगर ठीक नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताती है कि इस पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करती है। इट्स रोल इज टू एडवाइस द बोर्ड ऑन एफिकेसी ऑफ सच पॉलिसी, कि एफिशिएंट हैं, करेक्ट हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ हैं, तो ये एडवाइस देना इस कमेटी का काम है। डज नॉट परफॉर्म इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिटर हालांकि इसका नाम इसके साथ है लेकिन इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर भी होते हैं, तो ना ये एक्सटर्नल ऑडिट करती है ना एक्सटर्नल ऑडिट करती है, बल्कि उन पे वॉच डॉग का काम करती है कि प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डज नॉट इशू एनी इंस्ट्रक्शन टू देम, उनको कोई इशू नहीं देती, इंस्ट्रक्शन नहीं देती, और इंस्ट्रक्शन देना कमेटी का काम नहीं है। कमेटी का काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाँ, उसके बाद सिंपली ओवरसीज एंड अपडेट द बोर्ड, फिर उसने बोर्ड को अपडेट करना होता है। बोर्ड डिसाइड टू टेक वट एवर डिसीजन और सेट एडवाइस, बोर्ड को जब ये एडवाइस करती है ऑडिट कमेटी कि ये इश्यूज हैं वो इश्यूज हैं, उसके बाद ये बोर्ड का ही उसमें आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है और बोर्ड की ज्यूरिस्डिक्शन में आता है कि किसी एडवाइस पे अमल करे या ना करे, उसको चेंज करे या ना करे। नो पावर टू इशू डायरेक्टिव टू द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ ऑडिट कमेटी के पास इस तरह के पावर भी नहीं है कि वो किसी मैनेजमेंट को डायरेक्टिव दे, उनको कहे कि ये ऐसे करो या वैसे करो। मे प्रोवाइड व्यू और ऑब्जर्वेशन टू अ मैनेजर, ये कर सकती है कि वो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, ऑब्जर्वेशन दे, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इट शुड बी लाइक दिस, वो इस तरह की बात कर सकती है। वो ऑब्जर्वेशन दे के फिर उसको रिकॉर्ड रखती है और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताती है कि इस पॉइंट पे ये इशू हो रहा था और हमने उनको ये ऑब्जर्वेशन दी है और उन्होंने अमल किया या नहीं किया, फिर वो उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। इन स्पेशल केसेस मे सेंड रिकमेंडेशन टू शेयर होल्डर्स, मे प्रेजेंट एट एजीएम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह के हम कह रहे हैं कि ये तो हालांकि बहुत कुछ करते हैं लेकिन इतने अख्तियारात नहीं हैं ऑडिट कमेटी के पास, लेकिन ऑडिट कमेटी चूंकि रिपोर्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और चेयरमैन को, और अगर चेयरमैन उनको न सुने ऑडिट कमेटी को और उसकी बात पे अमल न करे और कोई सिग्निफिकेंट लॉस का खतरा हो या सिग्निफिकेंट प्रॉफिट न होने का खतरा हो, तो उस सूरत में स्पेशल केसेस में जो ऑडिट कमेटी है वो मेजर शेयर होल्डर के साथ कंटेक्ट करती है, उनको रिपोर्ट करती है या अपना रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करती है। लेकिन ऐसा
डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत रेयर है, क्योंकि उनका रोल इतना है नहीं, तो उस वजह से। और हम आगे चलकर भी देखेंगे कि ऑडिट कमेटी के बात को क्यों नहीं प्रॉपरली सुना जाता और उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, और वो अगर सुन नहीं रहे तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं करते, तो इस पे भी हम बात करेंगे। डिफरेंस द ऑडिट कमेटी कैन मेक। ऑडिट कमेटी क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है? तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीजी दैट NEDs non-executive director should observe the work of executive directors। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के काम को देखना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ही काम है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में ये ऑडिट कमेटी के लोग भी नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो बेसिकली इनको ये काम करना होता है। ऑडिट कमेटी इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू द बोर्ड। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि बोर्ड की मीटिंग्स बहुत कम होती हैं, 3 से 4 मीटिंग्स साल में होती हैं, रेयरली 5-6 हो जाती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं रोल प्ले कर सकते प्रॉपरली, तो ये एक टूल है उनके पास कि ऑडिट कमेटी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसमें हो, और वो वॉच डॉग का काम करे। ये एक मोस्ट इफेक्टिव टूल है, और ये एक कमेटी है जो कि बोर्ड को वॉच ओवरसी कर सकती है। अ कॉम्पिटेंट कमेटी कैन इंश्योर नो मिसयूज ऑफ पावर। जाहिर बात है कि कॉम्पिटेंट होगा ये कमेटी, तो वो मेक श्योर करेगा कि मिसयूज पावर का नहीं हो रहा। कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। वो गाइडेंस से और लॉ को बता के और रिपोर्ट्स को देख के उनको वेरीफाई करना और उनको ऑडिट करना, ताकि प्रॉपर रिपोर्टिंग हो और रिपोर्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो। अगर ये काम करे कि वो मिसयूज ऑफ पावर को रोके और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इम्प्रूव करे और एज पर लॉ करे, तो इसके बदले में ये कंपनी के इमेज को जनरल पब्लिक में इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में इसकी रेटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ऑडिट कमेटी। एंड एफिशिएंट कमेटी कैन हैंडल इंटरनल विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों को पता है कि अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा और कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए विसल ब्लोअर होते हैं। वो लोग होते हैं जो जाके मैनेजमेंट को, जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताते हैं कि कंपनी में ये काम प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसको विसल ब्लो कहते हैं। तो विसल ब्लोइंग अगर कंपनी के अंदर है और वो उनको चाहिए कि वो ऑडिट कमेटी को बताएं, और ऑडिट कमेटी अगर एफिशिएंट है तो वो उनको एड्रेस करके कंपनी के बड़े मसाइल हल करती है। अगर वो एड्रेस नहीं करेंगे तो वो बात बाहर चली जाएगी, मीडिया में चले जाएगी, अखबारों में, टीवी पे और सोशल मीडिया पे फैल जाएगी, और वो कंपनी के इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए अगर ऑडिट कमेटी एफिशिएंट है तो वो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं और कंपनी को बड़े पोटेंशियल डैमेज से बचाते हैं। तो दिस इज व्हाट एन ऑडिट कमेटी कैन मेक अ डिफरेंस इन दिस वे, by improving the image and making sure that everything is properly being reported and recorded। तो उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द ऑडिट कमेटी क्या है? ऑडिट कमेटी के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रूल्स में, जो SECP के ने मेंशन किए हुए हैं या किसी भी इदारे ने मेंशन किए हुए हैं, या उनका जो किरदार है वो क्या होना चाहिए? उनका किरदार ये होना चाहिए कि वो अपना एजेंडा मैनेज करें फॉर द होल ईयर। पूरे साल के लिए उनका एजेंडा हो कि किस किस के साथ मीटिंग्स करने हैं, और वो मीटिंग्स मोर फ्रीक्वेंटली देन क्वार्टरली होने चाहिए। इसलिए मोर फ्रीक्वेंट देन क्वार्टरली होनी चाहिए क्योंकि क्वार्टरली मीटिंग्स तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होते हैं, और हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग से पहले ऑडिट कमेटी को मीटिंग रखनी चाहिए और उन पॉइंट्स को डिस्कस करे कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट करना है, और क्या फ्लॉज और क्या प्रॉब्लम है, और किस तरह से उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट, रेगुलर की कांटेक्ट इन दिस रिगार्ड आर CFO, CEO एंड ऑडिटर्स। तो फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करें मैनेजमेंट के साथ, मेक श्योर करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कम्युनिकेशन गैप आएगा और चीजें ऑडिट कमेटी को भी पता नहीं चलेंगी। तो इसलिए ऑडिट कमेटी के लिए जरूरी है कि फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हो, और फिर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन के साथ रेगुलर एग्जीक्यूटिव सेशन भी हों, फॉर्मली स्केड्यूल्ड मीटिंग बिटवीन ऑडिट कमेटी एंड की मैनेजरियल स्टाफ। तो ऑडिट कमेटी और इनकी मीटिंग होनी चाहिए, और इन मीटिंग्स में जरूरी है कि वो उन इश्यूज को जेर बहस लाएं। से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट लेटर आ गया है, एक्सटर्नल ऑडिटर ने रिपोर्ट भेजा है, उस रिपोर्ट को सबके साथ बैठ के डिस्कस करना और उसके प्रॉब्लम्स और ऑब्जर्वेशन को देखना और उनको
आंसर करने के लिए प्रॉपर डिस्कशन करना, ताकि वो ऑन रिकॉर्ड रहे कि एग्जेक्टिव मीटिंग हुई है, सेशन हुआ है और उसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इन इश्यूज को हमने हाईलाइट किया, तो वो आंसर हुए या नहीं हुए तो उसको देखना। रेगुलर एवेल्युएशन, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी मस्ट कंप्लीट सेल्फ एवेल्युएशन एनुअली फॉर इम्प्रूवमेंट। वो दूसरों को देखने के साथ साथ अपनी भी एवेल्युएशन करें कि पिछले साल से इस साल उनका परफॉर्मेंस कितना बेहतर रहा है और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो ये भी उनके बेस्ट प्रैक्टिस में है। तो ऑडिट कमेटी और एक्सटर्नल ऑडिटर के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, गो के हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली एक्सटर्नल ऑडिटर और ऑडिट कमेटी के दरमियान क्या होना चाहिए। मेंटेन कांटेक्ट लाइजन, ये जरूरी है। इनफैक्ट ऑल कम्युनिकेशन शुड बी थ्रू दिस ऑडिट कमेटी, पहले भी डिस्कस किया, चाहे मैनेजमेंट के दरमियान हो, मैनेजमेंट और एक्सटर्नल ऑडिटर हो, या इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के दरमियान कम्युनिकेशन हो, वो कम्युनिकेशन थ्रू दिस कमेटी होनी चाहिए। जितने भी नेगोशिएशन है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में नेगोशिएशन हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ हो, चाहे वो किसी और स्टेक होल्डर्स के साथ हो, तो वो थ्रू दिस कमेटी होने चाहिए, ताकि इस कमेटी को पता हो। चेक एंड बैलेंस के लिए जरूरी है कि कम्युनिकेशन में ये लूप में है, अगर कम्युनिकेशन में लूप में होंगे तो चेक एंड बैलेंस रखेंगे। कमेटी हैज टू चेक क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोपोज्ड ऑडिटर। ऑडिटर नॉर्मली प्रोपोज होते हैं, हर 3 साल बाद नॉर्मली चेंज होना होता है ऑडिटर को, और ऑडिटर को जब प्रपोज होते हैं तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उनके पास स्किल्स क्या हैं, क्या अच्छे ऑडिटर हैं या नहीं है, तो इसको मेक श्योर करना ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको रिपोर्ट करना टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, के वो इंडिपेंडेंट है, उनका किसी किस्म का मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बिजनेस टर्म्स नहीं है, और कोई और प्रोजेक्ट इनके पास नहीं है, कंसल्टेंसी ये नहीं करते, कोई टैक्स के मामलात में इनको कोई एडवाइस प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर इस तरह की कोई इशू हैं तो उनको हाईलाइट करें टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, और मेक श्योर करें कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर प्रॉपरली इंडिपेंडेंट। इंश्योर द रोटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स को रोटेट करना चाहिए, और वो टाइम वेरी करता है, नॉर्मली ये 3 साल है, तो मेक श्योर करना कि ऑडिटर रोटेट हो रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आ रहे हैं। शुड मॉनिटर द एक्सटर्नल ऑडिटर परफॉर्मेंस, अगर वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंट कम्युनिकेशन, से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट लेटर विद ऑल स्टेक होल्डर्स, अगर मैनेजमेंट लेटर आया है तो उस मैनेजमेंट लेटर को डिस्कस करना, और उस मैनेजमेंट लेटर को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना और इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस करना, और बताना कि इसमें से क्या क्या चेंजेस आप लोग ला सकते हैं, किस तरह से इस रिपोर्ट को बेटर बनाया जाए, किस तरह से इनके एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑब्जर्वेशंस को एड्रेस करना है, और फिर ये कम्युनिकेट करना टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर कि ये मैनेजमेंट लेटर आया है, उसमें ये क्वालिफिकेशन है, उसमें ये ऑब्जर्वेशन उठाई गई है, और इस ऑब्जर्वेशन को ऐसे एड्रेस किया जाना चाहिए, और ये गाइडेंस हमने प्रोवाइड की है इंटरनल ऑडिटर को और मैनेजमेंट को। लेकिन इन सब के बावजूद कि डेवलपिंग कंट्रीज में सिचुएशन क्या है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑडिट कमेटी आर लेस और नॉट इंडिपेंडेंट। ऑडिट कमेटी की जो खासियत है वो इंडिपेंडेंस है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो 1000 कमेटीज बनाओ तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ऑडिट कमेटीज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिपेंडेंस कम है, क्योंकि नॉमिनेशंस उनके एग्जेक्टिव हैं, या इवन फाइनेंस डायरेक्टर हैं, या कोई और डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, या इवन कुछ केसेस में चेयरमैन ऑफ द कंपनी एज चेयरमैन कमेटी काम कर रहे होते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 3 भाई हैं, एक भाई चेयरमैन ऑफ द कंपनी है, एक भाई सीईओ या सीएफओ ऑफ द कंपनी है, एंड द थर्ड ब्रदर इज परफॉर्मिंग एज माशाल्लाह द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो यू कैन सी कि इस सूरत में बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है। लेस competent maybe our FNF from friend and families become the members of the audit committee. Obviously it's impossible for them to perform their role. इंडिपेंडेंस तो फिर पीछे रह गया कि उनको अपने काम का भी नहीं पता होता। तो लेस आर नो ट्रेनिंग फॉर बीइंग मेंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, तो ये भी होता है। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो एफएनएफ में नहीं होना चाहिए, वो रिश्तेदार नहीं होने चाहिए,
वो चेयरमैन ऑफ द कंपनी या कंपनी के किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट में उनको नहीं होना चाहिए और उनके पास 100% इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अगर ये सूरत हाल होगी तो इम्पोर्टेंट इम्प्रूव किया जा सकता है। ये हुआ डिस्कशन आज ऑडिट कमेटी के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी कमेटीज के बारे में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।